करमपुर एक छोटा सा, शांत और सादा कस्बा था। यहां ज्यादा कुछ नया नहीं होता था, पर इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव की नींदें उड़ा दी। गांव के कोने में एक छोटा सा कैफे था, सुकून चाय घर। दीवारों पर रंग बिरंगी पेंटिंग्स थी और सबसे कोने वाली दीवार पर एक बड़ी सी म्यूरल बनी थी। एक लड़की की तस्वीर जो कुछ कहती नहीं थी, बस आंखों से देखती थी। पर हर सोमवार को उस तस्वीर पर नए खून के धब्बे नजर आते। लोग डर गए। कैफे की मालकिन कविता दी ने सबसे पहले नोटिस किया। उन्होंने दीवार साफ करवाई, पर अगले हफ्ते फिर वही निशान। सीसीटीवी लगवाया गया, पर हर बार कुछ भी नजर नहीं आता। कैमरे में सब शांत, पर दीवार पर खून के निशान। धीरे धीरे गांव में बातें फैलने लगी। भूत है, कोई आत्मा है, दीवार जादुई है। पुलिस ने केस बंद कर दिया। बोले, कोई नहीं है वहां, सब तमाशा है। पर कविता दी हार मानने वालों में नहीं थी। उन्होंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को बुलाया, अमन भट्ट। अमन शांत और थोड़ा अलग किस्म का आदमी था। उसकी आंखें जैसे हर चीज को गहराई से देखती थी। वो कैफे पहुंचा, सब देखा, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स बार बार चेक की और दीवार को बहुत ध्यान से देखा। उसने दीवार को छूकर देखा, पास खड़े होकर सांस ली। यहां कुछ है, उसने धीरे से कहा। रात में अमन ने वही रुकने का फैसला किया। सब चले गए थे। अंधेरे में वो अकेला बैठा रहा, दीवार की ओर देखता रहा। आधी रात को बिना कोई आवाज किए जैसे हवा में कुछ बदला। कमरे में हल्की सी ठंडक फैल गई। अमन की आंखें खुली थी और तभी दीवार पर कुछ हलचल हुई। सामने लड़की की तस्वीर में आंखों से कुछ गिरता हुआ सा लगा। अमन पास गया। खून, हां, वही ताजा खून, पर कोई नहीं था वहां। दीवार, कैमरा, सब कुछ वैसा ही। अमन को अब यकीन हो गया था, ये मामूली बात नहीं है, कोई इंसान नहीं कर सकता ये सब। अगले दिन उसने गांव में लोगों से बात की। पूछा, ये पेंटिंग किसने बनाई थी? कविता दी ने कहा, 3 साल पहले एक लड़की आई थी, रिद्धिमा। बहुत चुपचाप रहती थी, पर कमाल की पेंटर थी। उसी ने ये म्यूरल बनाई थी। अब कहाँ है वो? अमन ने पूछा। कविता दी का चेहरा थोड़ा उतर गया। कुछ ही दिन बाद उसकी मौत हो गई थी। कहा गया एक्सीडेंट था, पर लोग बोलते हैं उसके अपने ही घर वालों ने उसे मार डाला। अमन चौंका नहीं, पर गहराई में सोच में पड़ गया। उसी रात उसने रिद्धिमा की तस्वीर खोजी और जब उसकी आंखें उस म्यूरल से मिलाई, एकदम वही चेहरा। अमन ने धीरे से बुदबुदाया, ये कहानी अभी बस शुरू हुई है। और उस रात पहली बार दीवार पर सिर्फ खून नहीं, एक उंगली से लिखा एक शब्द भी दिखा, धोखा। अब कुछ तो जरूर था जो छुपा हुआ था, पर असली सच्चाई अभी सामने आनी बाकी थी। अगली सुबह अमन जल्दी उठा। उसने उस शब्द को फिर से देखा जो दीवार पर खून से लिखा था, धोखा। ये शब्द किसी इशारे की तरह था, जैसे कोई अपनी कहानी सुनाना चाहता हो। अमन ने दीवार की हर इंच को ध्यान से देखा। उसके हाथ में एक छोटा सा टॉर्च था, जिससे वो हर कोना चेक कर रहा था। अचानक म्यूरल के एक हिस्से में उसे रंग थोड़ा अलग लगा। उसने नाखून से खुरचा तो नीचे से एक और परत दिखाई दी, जैसे उस दीवार के नीचे कुछ और छिपा हो। अमन ने फौरन कैफे बंद करवा दिया। कविता दी से कहा, एक दिन के लिए दुकान बंद रखो, मैं कुछ चेक करना चाहता हूं। रात को जब सब चला गया, अमन एक छोटा सा औजार लेकर लौटा। उसने म्यूरल के कोने से दीवार की ऊपरी परत को
धीरे धीरे हटाना शुरू किया, और जैसे जैसे रंग हट रहा था, नीचे से कुछ और उभरता जा रहा था। एक और तस्वीर, पर यह तस्वीर अधूरी थी। एक चेहरा डर और दर्द से भरा हुआ, एक आंख नीली, दूसरी लाल, जैसे रोते रोते सूज गई हो। अचानक एक ठंडी हवा चली, कैफे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अमन ने पलट कर देखा, कोई नहीं था, पर पीछे दीवार से एक आवाज आई, बहुत धीमी और टूटी फूटी, सुनो मेरी बात। अमन का गला सूख गया। उसने खुद को शांत किया। उसने धीमे से कहा, तुम कौन हो? कोई जवाब नहीं, पर दीवार पर खून के धब्बे फिर से फैलने लगे। इस बार वो खुद ब खुद कुछ लिख रहे थे। अक्षर धीरे धीरे उभर रहे थे। रिद्धिमा मरना नहीं चाहती थी। अमन की सांसें तेज हो गई। अब यह साफ था, कोई है जो इस दीवार के जरिए कुछ कहना चाहता है। कुछ अधूरी कहानी है, कोई सच्चाई जो अब तक छिपी हुई थी। अगले दिन अमन ने रिद्धिमा के परिवार के बारे में पता किया। करमपुर से थोड़ी दूर एक गांव, चांदपुर, वही उनका घर था। अमन वहां पहुंचा। एक पुराना टूटा सा मकान। बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, खुद को रिद्धिमा का चाचा बताता था। अमन ने सीधा सवाल किया, रिद्धिमा की मौत कैसे हुई थी? वो आदमी थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, वो पगली थी, दीवारें बनाती थी, अजीब अजीब बातें करती थी। एक रात छत से गिर गई। मर गई, गिरी या गिराई गई? अमन ने सीधे आंखों में देखकर पूछा। वो आदमी चुप हो गया, पर उसकी आंखों में कुछ था, जैसे डर या जैसे कोई पुरानी गलती। अमन वहां से निकलकर सीधा सरकारी रिकॉर्ड्स ऑफिस गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगवाई। रिपोर्ट में लिखा था, सिर पर चोट, पर गिरने का कोई ठोस सबूत नहीं था। और सबसे अजीब बात, रिद्धिमा की दोनों हथेलियों पर पेंट के निशान थे, जैसे उसने मरने से ठीक पहले कुछ लिखा हो। अमन के मन में एक बात घूमने लगी, क्या वो आखिरी वक्त में कुछ कहने की कोशिश कर रही थी? उस रात अमन फिर कैफे में लौटा, अकेला, दीवार के सामने बैठा। एक दफा फिर वही ठंडी हवा चली, वही धीमी आवाज, मैंने सिर्फ सच्चाई दिखाई थी, उन्होंने मुझे मिटा दिया, अब मैं मिटूंगी नहीं। अमन ने फौरन मोबाइल निकाला, रिकॉर्डिंग ऑन की और पूछा, किसने मारा तुम्हें? इस बार जवाब साफ आया। दीवार पर खून से उभरे 3 नाम, मां, भाई और वो तीसरा नाम अधूरा। इतने में बिजली चली गई। कैफे अंधेरे में डूब गया। अमन ने टॉर्च चलाई, पर सामने कुछ ऐसा देखा कि उसका शरीर कांप उठा। म्यूरल में जो चेहरा था, उसकी आंखें अब अमन को देख रही थी। सच में पुतलियां हिल रही थी। और फिर दीवार से एक ताजा खून की लकीर निकली, जो धीरे धीरे फर्श पर फैलने लगी। अमन पीछे हटने लगा, पर तभी पीछे की दीवार से एक और आवाज आई, एक लड़की की सी चीख, मुझे इंसाफ दो, वरना मैं सबको खींच लूंगी। अब ये सिर्फ रहस्य नहीं रहा था, ये एक बदला था जो सालों से अधूरा था। और अमन इस कहानी का हिस्सा बन चुका था। कहानी अब करवट लेने लगी थी। अमन को उस रात नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बार बार वही चेहरा घूमता रहा। म्यूरल में बनी रिद्धिमा की आंखें, जो अब जैसे उसे सच में देख रही थी। उसकी बात, उसका दर्द और वो आखिरी शब्द, इंसाफ दो। सुबह होते ही अमन सबसे पहले कैफे पहुंचा। कविता दी दरवाजे पर खड़ी मिली। उन्होंने पूछा, कुछ पता चला बेटा? अमन ने सिर हिलाया। पर जो पता चला है वो बहुत डरावना है। रिद्धिमा मरी नहीं थी, उसे मारा गया था।
और वो आज भी कुछ कहना चाहती है। कविता दी का चेहरा पीला पड़ गया। ये सब सुनकर अब तो डर लगने लगा है। अमन, क्या ये सब बंद नहीं हो सकता? जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये बंद नहीं होगा, अमन ने कहा और अंदर चला गया। उसने अपना लैपटॉप खोला और रिद्धिमा की सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, पुराने ब्लॉग्स और पेंटिंग्स के बारे में इंटरनेट पर खोज शुरू की। कुछ घंटों की तलाश के बाद उसे एक ब्लॉग मिला, रंगों की आवाज नाम से। ये रिद्धिमा का निजी ब्लॉग था, जहां वो अपनी पेंटिंग्स और उनके पीछे की कहानियां लिखती थी। एक पोस्ट ने अमन का ध्यान खींचा, दीवार जो बोलती है। इस पोस्ट में रिद्धिमा ने लिखा था, कुछ दीवारें बस ईंट और प्लास्टर नहीं होती, वो अंदर की आवाजें भी पकड़ती है। मैं जब रंग लगाती हूं तो दीवारें मुझसे बात करती है, मुझे वो सब दिखाती है जो लोग छिपा लेते हैं। अमन ये पढ़कर कुछ देर तक सोचता रहा, क्या रिद्धिमा को वाकई किसी तरह की शक्ति मिली थी? क्या वो पेंटिंग के जरिए लोगों की सच्चाई जान पाती थी? अब वो फिर से चांदपुर गया, रिद्धिमा के पुराने घर। इस बार उसके पास कुछ सवाल थे। दरवाजा रिद्धिमा की मां ने खोला। वो बहुत बूढ़ी और थकी हुई लग रही थी। अमन ने नम्रता से कहा, मैं रिद्धिमा के बारे में जानना चाहता हूं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? पहले वो चुप रही, फिर धीरे से रास्ता दे दिया। अंदर एक पुराना सा हॉल था, जिसकी दीवारों पर अब भी कुछ रंग बचे हुए थे, जैसे किसी ने आधी अधूरी पेंटिंग बनानी शुरू की हो और फिर छोड़ दी हो। अमन ने पूछा, रिद्धिमा कैसे थी? मां ने कहा, बहुत चुप, बहुत अलग। बचपन से ही कुछ बोलती नहीं थी, बस रंगों में डूब जाती थी। जब बड़ी हुई तो कहती थी, दीवारें मुझसे बात करती है। हमें डर लगता था। हमने सोचा वो बीमार है, तो आपने उसका इलाज करवाया? हां, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन वो बहुत गुस्से में घर आई, कहने लगी, मैंने सब देख लिया है, सब सुन लिया है, अब मैं सबको दिखाऊंगी कि सच्चाई क्या होती है। उसी रात वो छत से गिर गई। अमन ने गौर किया, रिद्धिमा की मां की आंखें एक बार भी नम नहीं हुई, न अफसोस न दर्द। क्या आप चाहती थी कि वो चुप रहे? मां ने कुछ नहीं कहा। क्या आपने और आपके बेटे ने उसे चुप करवाया? अब उनके होंठ कांपे, चेहरा सफेद पड़ गया। फिर अचानक वो उठी और अंदर के कमरे में चली गई। कुछ देर बाद वापस आई। हाथ में एक पुराना स्केचबुक था। उन्होंने अमन की तरफ बढ़ा दिया। ये उसकी आखिरी ड्राइंग्स थी, कभी किसी को नहीं दिखाई। अमन ने वो किताब खोली। हर पन्ने पर अजीब चेहरों की पेंटिंग्स थी, पर एक चेहरा बार बार दिखा। एक आदमी जो उसका भाई लग रहा था, और उसके चेहरे पर हमेशा गुस्सा, डर या नकली हंसी। अंत में एक पन्ना था, जिसमें 3 शब्द लिखे थे, जो सच बोले वो मारा जाए। अब बात साफ होती जा रही थी। रिद्धिमा ने अपने भाई और शायद मां की कोई सच्चाई पकड़ ली थी। शायद कोई गुनाह, कोई धोखा, जिसे वो रंगों के जरिए उजागर करना चाहती थी। अमन ने वही स्केचबुक लेकर कैफे लौटने का फैसला किया। रास्ते में अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक बच्चा आ गया। उसने ब्रेक मारा, और जब बाहर आया, वहां कोई नहीं था। सड़कों पर सन्नाटा था। पर तभी उसकी कार की पिछली खिड़की पर खून से लिखा दिखा, जल्द ही तुम भी देखोगे जो मैंने देखा था। अमन कांप उठा। अब ये सिर्फ एक केस नहीं था, अब ये उसके साथ हो रहा था। उस रात कैफे की दीवार पर फिर एक नया शब्द उभरा, कब्र। अब अमन को खुद से पूछना था, किसकी कब्र, कहां? और इस बार जवाब शायद किसी जमीन के नीचे छिपा था। अमन को अब यकीन हो चला था
कि ये केस सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि एक ऐसा जाल है जहां हर कदम पर डर, धोखा और किसी की छिपी हुई पुकार छुपी हुई है। उस रात वो स्केचबुक लेकर अपने कमरे में बैठा और हर पन्ना ध्यान से देखने लगा। एक पेंटिंग में एक छोटा सा मंदिर दिखा था, जिसके पास एक पुराना कुआं था। मंदिर के पास खड़े दो लोग, एक आदमी और एक औरत, जिनके चेहरे अधूरे थे, जैसे रिद्धिमा ने आखिरी समय में पेंटिंग रोक दी हो। अमन ने तुरंत उस मंदिर को ढूंढने की कोशिश शुरू की। गूगल मैप्स और लोकल जगहों की तस्वीरें देखने के बाद उसे एक क्लू मिला। करमपुर से कुछ किलोमीटर दूर एक वीरान इलाका था, जहां एक पुराना मंदिर था, श्यामधाम मंदिर। कहा जाता था कि वो मंदिर अब वीरान है और कोई उधर नहीं जाता। अगले दिन अमन अकेले ही श्यामधाम मंदिर पहुंच गया। चारों तरफ सूखी जमीन, बिखरे हुए पेड़ और सन्नाटा। मंदिर की हालत बेहद खराब थी। दीवारें टूटी हुई, मूर्ति पर जाले और जमीन पर सूखे फूल। उसने उस कुएं की तलाश की जो पेंटिंग में दिखा था, और कुछ ही दूरी पर उसे वो भी मिल गया। जंग खाया हुआ लोहे का ढक्कन, जिसके नीचे शायद कोई कहानी दबी हुई थी। अमन ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर उसने धीरे से वो ढक्कन हटाया। अंदर अंधेरा था। मोबाइल की टॉर्च से नीचे झांका तो उसे अंदर एक बोरी जैसी चीज दिखाई दी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये वही जगह है जहां रिद्धिमा की लाश को छिपाया गया? वो वापस शहर गया और पुलिस से संपर्क किया। मगर जब उसने सबूत और कहानी सुनाई तो पुलिस वाले हंसने लगे। भूत प्रेत की कहानियों में समय बर्बाद ना करें, मिस्टर अमन। अगर सबूत हो तो लाओ, वरना ये केस तो वैसे भी बंद हो चुका है। अमन निराश होकर बाहर निकला, पर हार मानना उसके बस की बात नहीं थी। वो वापस मंदिर गया, इस बार एक छोटा कैमरा और रस्सी लेकर। उसने रस्सी से खुद को धीरे धीरे कुएं में उतारा। नीचे बदबू थी, हवा भारी और सांसें रुक रुक कर चल रही थी। अंधेरे में उसने देखा एक बोरी सड़ी हुई, जिसके अंदर से एक हड्डी जैसी चीज दिख रही थी। साथ ही एक रंगों से भरी टूटी हुई पेटी, जिसमें ब्रश और कुछ पुराने स्केच पड़े थे। वो कैमरे से सब रिकॉर्ड करने लगा। तभी एक झटका सा लगा। कुएं की दीवार से किसी चीज ने खरोंच मारी थी। अमन ने पीछे देखा, कोई नहीं था, पर दीवार पर ताजा खरोंच दिख रही थी। खून से लिखी एक लाइन, जो सच्चाई छुपाएगा वो मिट जाएगा। अमन डर से कांप उठा, लेकिन कैमरे का रिकॉर्डिंग चालू रखा। वो किसी तरह बाहर निकला, सबूत लेकर। कैफे लौटते ही उसने कविता दी को सब बताया। कविता दी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, अमन, उन्होंने धीरे से कहा। क्यों? क्या आप कुछ जानती हैं? कविता दी चुप रही, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। रिद्धिमा बहुत अकेली थी। जब उसने यहां म्यूरल बनाना शुरू किया तो वो बहुत बदल गई थी। वो कहती थी, अब मुझे दिख रहा है जो दुनिया छुपाती है। एक रात उसने मुझसे कहा, दीदी, अगर कुछ हो गया तो मेरी म्यूरल को देखना, उसमें जवाब होंगे। आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? डर लगता था, अमन। और सच कहूं, मुझ पर भी कभी कभी शक होता है। म्यूरल अपने आप बदलती है, खून आता है, तस्वीरें उभरती हैं। ये सब क्या नॉर्मल है? अमन ने कहा, अब हम इसे नॉर्मल नहीं मान सकते। अब सच सामने लाना होगा। उसने वो वीडियो क्लिप, स्केचबुक और म्यूरल की नई तस्वीरें लेकर एक लोकल न्यूज चैनल से संपर्क किया। रात को जब चैनल पर वो क्लिप दिखाई गई, पूरा शहर हिल गया। लोग डर गए, कुछ उत्साहित हुए, लेकिन एक चेहरा ऐसा था जिसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया।
अमन के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। जो खेल खेल रहे हो अमन, उसका अंजाम बुरा होगा। जहां मरे हुए लोग चुप होते हैं, वहां तुम उनकी आवाज बनोगे? अमन ने जवाब दिया, हां, बनूंगा। और जब तक सच्चाई बाहर नहीं आ जाती, मैं रुकूंगा नहीं। फोन कट गया, पर अब अमन जानता था वो किसी के बहुत करीब पहुंच गया है। और उस रात म्यूरल ने फिर एक नया चेहरा दिखाया, इस बार अमन का। उसका चेहरा, आंखों से खून बहता हुआ, और पीछे लिखा था, अब तेरी बारी है। क्या वाकई अब अमन की जान खतरे में है? क्या रिद्धिमा की आत्मा चाहती है कि अमन उसकी कहानी पूरा करे या उसकी जगह ले? सच्चाई अभी बाकी है। अमन पूरी रात सो नहीं सका। वो दीवार पर उभरी अपनी शक्ल भूल नहीं पा रहा था। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, क्या रिद्धिमा की आत्मा उसे कोई चेतावनी दे रही है या कोई और है जो ये सब कर रहा है? अगली सुबह अमन फिर कैफे पहुंचा। म्यूरल पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी। इस बार एक पूरी नई पेंटिंग उभर चुकी थी। उसमें एक औरत को दिखाया गया था जो आग में जल रही थी। उसके पीछे खड़ी थी 3 परछाइयां, सिर्फ काले साए, चेहरा विहीन, लेकिन आंखें लाल। अमन ने तुरंत तस्वीर ली और स्केचबुक पलटना शुरू किया। एक स्केच बिल्कुल वैसा ही था, औरत, आग और 3 साए। नीचे लिखा था, 3 गुनहगार, एक सजा। अमन अब पूरी तरह यकीन करने लगा था कि रिद्धिमा ने अपने मर्डर से पहले सारी कहानी पेंटिंग्स में छुपा दी थी। अब सवाल यह था, वो 3 गुनहगार कौन थे? अमन ने गांव में कुछ पुराने लोगों से बात करनी शुरू की। वो पुराने किस्से खंगालने लगा। उसे एक बूढ़ी औरत मिली जिसका नाम था शांताबाई। उसने धीरे धीरे बताना शुरू किया। रिद्धिमा का परिवार बहुत इज्जतदार था, पर अंदर से बहुत सड़ चुका था। उसके पापा को नहीं पसंद था कि वो आर्ट बनाए। कहते थे, लड़की को ये सब शोभा नहीं देता। उसके चाचा और भाई, वो तो बस हमेशा उसके पीछे पड़े रहते थे। और एक दिन बस सब कुछ खत्म हो गया। मतलब क्या? अमन ने पूछा। कहते हैं उसने खुदकुशी की, पर मैंने अपनी आंखों से देखा था। रात को तीनों लोग उसे घसीटते हुए ले गए थे पुराने मंदिर के पीछे की ओर। और फिर बस सन्नाटा। अमन को सब समझ आ गया था। 3 साए, पिता, चाचा और भाई। अब उसे सबूत चाहिए था। वो दोबारा उस कुएं के पास गया। इस बार उसने दीवारों को ध्यान से देखा। वहां एक पत्थर हटा हुआ लग रहा था। जब उसने पत्थर निकाला, अंदर से एक पुराना लिफाफा मिला। उस पर लिखा था, अगर मैं वापस न आऊं तो ये मेरे लिए बोलेगा। अंदर एक लेटर था, रिद्धिमा का हाथ लिखा। मैं जानती हूं कि मेरे जाने के बाद ये दुनिया मुझे नहीं याद रखेगी, लेकिन मेरी म्यूरल मेरी कहानी कहेगी। मेरे पापा, चाचा और भाई, तीनों ने मिलकर मेरी रूह को मार डाला, क्योंकि मैं उनके बनाए नियम नहीं मानती थी। उन्होंने मेरी आर्ट को पाप कहा, मेरी आजादी को गुनाह। और जब मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे मिटा दिया। लेकिन मैं हर हफ्ते लौटूंगी, अपने खून से अपनी कहानी कहने, जब तक कोई मेरी सच्चाई पूरी दुनिया को ना दिखा दे। अमन की आंखें भर आई। उसने लेटर, कैमरा फुटेज और सारे स्केच पुलिस को सौंपे। इस बार सोशल मीडिया पर मामला इतना फैल चुका था कि पुलिस को मजबूरी में केस फिर से खोलना पड़ा। गांव में हलचल मच गई। वो तीनों रिश्तेदार पकड़े गए, लेकिन कोर्ट में सबूतों की कमी कहकर उन्हें जमानत मिल गई। अमन को लगा जैसे उसकी सारी मेहनत बेकार गई। वो एक शाम उदास होकर फिर कैफे पहुंचा। कविता दी चुपचाप बैठी थी। अमन ने कहा, शायद मैं हार गया।
शायद सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। कविता दी ने मुस्कुराते हुए कहा, या शायद तुम अब असली कहानी के और करीब हो। अमन। उसी रात कैफे के सामने भीड़ लग गई। म्यूरल पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब उसमें 3 आदमी थे। तीनों की गर्दन से खून बह रहा था, आंखें फटी हुई, और पीछे एक औरत खड़ी थी, मुस्कराती हुई। पूरे गांव में अफवाह फैल गई। जिन तीनों को जमानत मिली थी, अगले दिन सुबह वो अपने अपने घरों में मृत पाए गए। किसी की गर्दन टूटी थी, किसी का मुंह नीला पड़ा था, किसी की आंखें फटी हुई थी। कोई कुछ समझ नहीं पाया। डॉक्टर बोले हार्ट अटैक, लेकिन गांव वाले बोले रिद्धिमा लौट आई है। अमन को अगले दिन म्यूरल के पास एक आखिरी पेंटिंग मिली। उसमें खुद उसका चेहरा बना था, पर इस बार वो मुस्करा रहा था और नीचे लिखा था, अब मेरी कहानी पूरी हुई, धन्यवाद। पर यही कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसी रात कैफे की एक दीवार पर एक नई लकीर उभर आई, एक ताजा खून भरी लकीर। कविता दी ने चुपचाप दरवाजा बंद किया, एक दिया जलाया और धीमे से बुदबुदाई, कहानी तो बस शुरू हुई है। अगले कुछ हफ्तों तक गांव में अजीब सी शांति थी। ना कोई नया खून का निशान, ना म्यूरल में कोई बदलाव। सब कुछ जैसे थम गया था। लेकिन अमन को चैन नहीं आ रहा था। उसके दिल में कहीं न कहीं अब भी सवाल थे। अगर रिद्धिमा की आत्मा ने बदला ले लिया, तो फिर उस आखिरी खून की लकीर का क्या मतलब था? अमन ने दोबारा कैफे का कोना कोना छान मारा। म्यूरल को बार बार देखा, दीवारें खटखटाई, फर्श तक को कुरेदा, लेकिन कुछ नहीं मिला। वो थककर वही कुर्सी पर बैठ गया। तभी कविता दी आई। उनके हाथ में चाय थी। उन्होंने अमन के पास बैठते हुए कहा, कुछ जवाब कभी नहीं मिलते, अमन। अमन ने धीरे से कहा, पर एक सवाल अब भी है। उस रात आखिरी लकीर किसकी थी? कविता दी चुप रही। अमन ने उनकी आंखों में देखा। एक हल्की सी झलक बदली हुई थी। कुछ छुपा हुआ, कुछ ऐसा जो अब तक उसने नहीं देखा था। अमन बोला, आप बहुत कुछ जानती हैं। कविता दी, शायद आप ही रिद्धिमा की सबसे करीबी थी। कविता दी धीरे से मुस्कुराई। हां, थी। उससे बस कला का रिश्ता नहीं था, खून का रिश्ता भी था। मैं उसकी मां की बहन हूं, उसकी मासी। अमन चौंक गया। मासी? जब रिद्धिमा मरी, तब मैं शहर में थी। जब लौटी, तब तक सब कुछ छुपा दिया गया था। उन्होंने कहा, रिद्धिमा पागल हो गई थी। मगर मैं जानती थी, वो पागल नहीं थी। वो बस आजाद थी। बस अपने जैसे जीना चाहती थी। और उसकी यही आजादी उन मर्दों को बर्दाश्त नहीं हुई। अमन के दिल में एक झटका सा लगा। तो आपने ही शुरू किया ये सब? कविता दी की मुस्कुराहट गहरी हो गई। नहीं अमन, मैंने सिर्फ दीवारें दी। म्यूरल तो खुद बोलने लगा था। रिद्धिमा का खून अब सिर्फ रंग नहीं रहा, वो जिंदा है। वो उस आर्ट में घुल चुका है। हर स्ट्रोक में उसका गुस्सा है, हर रंग में उसकी आवाज। पर एक बात बताऊं? अमन धीरे से बोला। क्या? कविता दी की आंखें चमक उठीं। आखिरी लकीर मेरी नहीं थी, वो तुम्हारी थी। अमन की सांसें रुक गई। क्या मतलब? कविता दी बोली, उस दिन जब तुमने वो लेटर पढ़ा, जब तुमने पुलिस को सब कुछ सौंपा, रिद्धिमा को उसकी आवाज मिल गई थी। पर उसका अधूरा हिस्सा तब भी चुप था। वो इंसान जो उसकी बात को दुनिया तक ले जाए। और जब तुमने वो किया, तो रिद्धिमा ने तुम्हें अपना हिस्सा बना लिया। अब वो सिर्फ एक म्यूरल में नहीं, वो तुम्हारे अंदर भी है। अमन की आंखें फैल गई। नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? कविता दी बोली, तुम अब उसकी कहानी हो, उसकी कलम,
उसकी लकीर, और तुम्हारी किस्मत अब उसके साथ बंध चुकी है। अमन उठा, घबराकर बाहर निकल गया। वो भागता ही गया गांव के बाहर तक। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसकी छाया 2 नहीं 3 हो चुकी थी। एक परछाई उसके साथ साथ चल रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे म्यूरल में दिखती थी। रात को कैफे की दीवार पर एक नया स्केच उभरा। अमन खड़ा हुआ, उसके पीछे एक लड़की, रिद्धिमा, मुस्कराती हुई, और नीचे लिखा था, अब कहानी तुम्हारी है। ये दीवार अब हर उस आवाज की है जिसे दबा दिया गया। जब तक स्याही बहती रहेगी, लकीरें बनती रहेंगी। उस दिन के बाद अमन गायब हो गया। ना गांव में, ना शहर में कहीं कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन हर पूर्णिमा की रात कैफे की दीवार पर एक नई लकीर उभरती है, और हर लकीर एक नई कहानी कहती है। एक बार फिर खून से खून भरी लकीर अब एक म्यूरल नहीं, एक जिंदा किताब बन चुकी है। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कला कभी मरती नहीं, बस रुकती है फिर लौटती है। इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसा लगा, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। इस कहानी को लिखा था अमजद ने, और अगर आपको उनकी और कहानियां सुननी है तो चैनल पर जाएं। वहां और भी डर और सस्पेंस से भरपूर कहानियां हैं। यकीन मानिए, आपको वो भी उतनी ही पसंद आएंगी।